नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की लेक्चर 1 में आप सभी का स्वागत है। और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि वो क्लास कैसी लगी। पहली बात, मैंने आपको एक पॉलिटी की क्लास बनाई थी। उस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि देखो भाई, क्वेश्चंस का रेंज क्या है और क्वेश्चन कहां से बन के आ रहे हैं। ठीक, तो उसमें बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि पूर्वावलोकन से कितने क्वेश्चंस आए। तो आपको करना क्या है, उस वीडियो को जरूर देख लेना सब लोग। दूसरा काम जो आपको करना है कि आपको जैसे जैसे मैं टॉपिक्स क्लियर कराता जाऊं, उसके बाद आपको जाके पढ़ लेना होगा घटना चक्र का पूर्वावलोकन। वो जरूर सॉल्व करना है 2 से 3 बार। ठीक है, मिनिमम 2 to 3 टाइम्स उसको तैयार करना होगा। अब पहले हम लोग देखें हमारा लेक्चर प्लान क्या होने वाला है। लेक्चर प्लान के आधार पर हम लोग पहले तो समझें कि इंपॉर्टेंस क्या है, हम किस एरियाज पे ज्यादा काम करें। अगर हम लोग पॉलिटी के टॉपिक्स को नॉर्मली सेगमेंट में बांटें तो जो मेजर सेगमेंट निकल के आते हैं, जो यूपीपीसीएस जिसको टारगेट करती है, वो है संविधान का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर, न्यायपालिका जुडिशरी और पंचायती राज। ये मेजर टॉपिक्स बन के आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल यही इतने मेजर टॉपिक्स हैं, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन नहीं आते। देखिए, आपकी जो पहले 3 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये टॉपिक्स ध्यान देना। ये जो पहले 3 टॉपिक्स दिख रहे हैं, इन पहले 3 टॉपिक्स में क्या है? संविधान का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कार्यपालिका और विधायिका। आपके इस 3 टॉपिक से पेपर में अकेले 70% क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं। 70% प्रश्न यहीं से बन के आएंगे। यानी अगर 20 प्रश्न हैं तो आपके लगभग 14 प्रश्न यहां से होते हैं। 14 प्रश्न आपके यहां से होंगे। ओके, आपकी पंचायती राज और जो जुडिशरी है, 2-2 क्वेश्चन आप मान के चलो कि यहां से होते हैं। 2-2 क्वेश्चन आप मान के चलो यहां से होते हैं, तो आपके हो गए 18 क्वेश्चन। बचे जो आपके 2 से 3 क्वेश्चन हैं, उनकी संख्या आपके इन टॉपिक्स, मतलब जो अन्य टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स में शामिल होती है। जैसे उन अन्य टॉपिक्स में हम किन किन चीजों को समझ सकते हो कि हमको पता कि भाई कि संविधान एक तो अब हम ये एक तो चलो लिख ही देते हैं, अनुच्छेद हो गया। लेकिन अनुच्छेद क्या ना कि हम जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे, जब हम संविधान का दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें समझ लेंगे, कार्यपालिका में समझ लेंगे, मतलब अनुच्छेद तो हम लोग पैरेलली करते चलेंगे। तो अनुच्छेद को इसमें मेजर टॉपिक्स में नहीं रखते हैं। हम क्या क्या चीजें और देख लेंगे। तो हमको पता यार कि भाग आता है पेपर में, संविधान के भाग पे क्वेश्चन बन के आएगा, तो हम संविधान के भाग देखेंगे बढ़िया से। एक क्या होता है कि भाई आपकी अनुसूचियों पे क्वेश्चन आता है, तो हम अनुसूची समझेंगे, देख लेंगे। ठीक, अनुसूची के बाद से दिमाग रखना, संविधान के स्रोत के ऊपर क्वेश्चन आता है। संविधान का स्रोत हमको पता है कि जब हम संविधान सभा का गठन होता है, तो संविधान सभा का गठन क्या करेगा? पहली बात दिमाग में जाएगा कि हमको कौन कौन सी बातें शामिल करनी है। तो विश्व के जो अच्छी संविधानों में जो अच्छी बातें हैं, उनको क्या किया जाए? अपने संविधान में शामिल किया जाए, ताकि जो विश्व के संविधान मौजूद हो, उनमें भी हमारा सबसे बेहतर संविधान बन सके। ठीक, तो भाग, अनुसूची, संविधान के स्रोत। अभी हमने संविधान सभा का नाम लिया, तो संविधान सभा का गठन भी देख लेंगे। यहां से भी क्वेश्चन बन के आता है, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन वाला जो टॉपिक होता है, वो थोड़ा थोड़ा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जब लास्ट चलती है तो वहां पे देखते हैं, जब गांधी मूवमेंट आपका भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हो रहा है, उस ड्यूरेशन में भी आपको देखने को मिलता है पैरेलली। ठीक, फिर समय के साथ भाई देश आजाद होगा, तो मुद्दा ये आता है कि भाई कि राज्यों का गठन किस आधार पे होगा। तो पहले बात थी प्रशासनिक आधार पे होगा। ठीक है, हालांकि पहले ये बात थी कि भाषाई आधार पे होगा, लेकिन बाद में प्रशासनिक आधार को महत्ता दी गई, तो बहुत सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट होंगी। एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो राज्य पुनर्गठन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य पुनर्गठन, भाई कैसे राज्य पुनर्गठन होगा? गठन, राज्य पुनर्गठन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखेंगे। इसके बाद से हमको पता कि यार कि अपने लिए क्या है, संविधान संशोधन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान संशोधन देखेंगे, संविधान संशोधन देखेंगे। एक अगला टॉपिक आता है कि संवैधानिक निकाय। ठीक है, संवैधानिक निकाय। ठीक है, और या संविधानेतर नेतर निकाय। ये क्या होता है? ये हमारे अगले बचे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें लोग पंचायती राज, जुडिशरी और ये टॉपिक्स, इनको मिला के 30% क्वेश्चन आते हैं।
पंचायती राज, जुडिशरी और ये जितने भाग, अनुसूची, संविधान के स्रोत, संविधान सभा का गठन, राज्य पुनर्गठन, संविधान संशोधन, ठीक है, इन सबको पढ़ेंगे तो आपके 30% टॉपिक्स आपके यहां से कवर होते हैं। अब इनमें आप बोलोगे कि सर की जो संविधान का दर्शन है, संविधान के दर्शन में किन किन टॉपिक्स को ऐड किया जाता है? तो संविधान के दर्शन में जो जो टॉपिक्स ऐड होते हैं वो ध्यान से आप लोग देखना, समझना। तो इसमें संविधान के दर्शन में आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो इसमें मेजर आपके 4 टॉपिक्स आते हैं। एक आता है प्रियम्बल, यानी संविधान की प्रस्तावना। प्रियम्बल से क्वेश्चन बन के आते हैं, तो प्रस्तावना यहां पे आता है। फिर यहीं पे दर्शन में ही आपका मूल अधिकार आता है, फंडामेंटल राइट आता है, फंडामेंटल ड्यूटी आता है, यानी मूल कर्तव्य आएगा, मूल कर्तव्य आता है। फंडामेंटल ड्यूटी के अलावा यहां पे जो डीपीएसपी है, ये संविधान के दर्शन में शामिल किए जाते हैं। ये 4 टॉपिक क्या होते हैं? संविधान के दर्शन में शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे कार्यपालिका में कि सर हम लोग कार्यपालिका को देखेंगे तो क्या क्या देखेंगे, देखते हैं। कार्यपालिका, कार्यपालिका, तो जब कार्यपालिका को हम लोग देखते हैं तो कार्यपालिका क्या होगा? एग्जीक्यूटिव। अच्छा, कार्यपालिका के भाई ये विधायिका के ही सदस्य हैं। ये क्या है? ये विधायिका के सदस्य होते हैं, विधायिका के सदस्य होते हैं। और बेसिकली इनका काम क्या है कि जो विधायिका ने जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उनको लागू कराना। ठीक है, तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू कराना, लागू कराना, ये क्या हो जाएगा? ये एक इनका काम हो गया, ये इनका वर्क हो गया। ये क्या होता है? ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। लेकिन पढ़ना किन किन टॉपिक्स को इसमें ध्यान देना हम लोग को। इसमें जिन टॉपिक्स को पढ़ना है तो ध्यान देना, पहला सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे राष्ट्रपति। ठीक है, 7 से 8 टॉपिक्स इसमें हमको देखना है। ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति देखेंगे, उपराष्ट्रपति देखेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर की बारी आती है, प्रधानमंत्री की बारी आती है। अच्छा, पेपर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के क्रम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, नाम, ठीक है, कौन कार्यवाहक बने, इनका टेन्योर किसका सर्वाधिक था, एज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कौन लोकसभा से संबंधित थे, कौन राज्यसभा से संबंधित थे। ठीक है, तो वगैरह कुछ ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसको आप कहीं से भी लुसेंट या जीका कुछ भी या खुद घटना चक्र पूर्वावलोकन हो तो वहां से भी तैयार हो जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री, ये थोड़ा सा क्या होगा ना, एकदम फैक्चुअली टॉपिक हो गया। ठीक, इसके बाद से आपका आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये आपका चौथा टॉपिक हो गया। 5वां टॉपिक आपका यहां पे महान्यायवादी आ जाता है, महान्यायवादी आ जाएगा। अब हम लोग अगर राज्य की भी बात कर लें तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? राज्य में राज्यपाल हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है, मुख्यमंत्री हो जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन बन जाता है। जब हम विधायिका की बात करते हैं कि सर विधायिका से कौन कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे, तो विधायिका का काम क्या है? बेसिकली कानून निर्माण करना। ठीक है, कानून का निर्माण करना। इसमें हम लोग देखेंगे सेंटर और स्टेट की लेवल पे। ठीक है, तो यहां पे भाई संसद हो गया, यहां क्या हो गया? संसद हो गया। अब संसद में हमको क्या पढ़ना है? बेसिकली हमको यहां पे लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ना है। लोकसभा को समझना है और हमको यहां पे राज्यसभा को समझना है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा को समझना है। इसके बाद से राज्य विधानमंडल में डिटेल में पढ़ेंगे, राज्य विधान मंडल समझेंगे। राज्य विधान मंडल में भी हमको पता है कि भाई कि आपकी विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषदें होती हैं, तो विधान परिषद को देखेंगे। आप कमेंट करके बता भी सकते हो कितने राज्यों में विधान परिषदें इस वक्त संचालित हैं या चल रही हैं। ठीक है, तो विधान परिषद,
इन टॉपिक्स को खत्म करेंगे। तो जब इन टॉपिक्स को खत्म करेंगे तो हमारा विधायिका खत्म हो जाएगा। ठीक, अब हमारे टॉपिक्स बचे न्यायपालिका। न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ठीक है, लोकल न्यायालय, वो सब हम लोग पढ़ लेंगे। पंचायती राज में होता कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज कमिटीज हो, पंचायतों की वर्क हो, वगैरह वगैरह, बेसिकली इसके भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड ही क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं और हम इनको भी कंप्लीट करेंगे बढ़िया तरीके से। तो ये हमारे पहली बात लेक्चर प्लान हो गया, हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, इस लेक्चर प्लान में हम जो पहला आज की लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो आगे जो 7-8 लेक्चर हमारा होने वाला है वो किसके ऊपर होने वाला है, वो हम लोग करेंगे। पहला 7-8 लगभग 7 से 8 क्लास वो कार्यपालिका के ऊपर रहेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर रहेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक्स क्या उठा लेंगे, राष्ट्रपति उठा लेंगे। राष्ट्रपति उठा लेंगे मतलब कि अनुच्छेद 52 में आपको राष्ट्रपति की चर्चा देखने को मिलती है, स्टार्ट होती है। आपको लगातार 62 तक आपको राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद से आगे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पे राष्ट्रपति या उनकी शक्तियों के ऊपर चर्चा किया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जितने आर्टिकल्स हैं, जितने अनुच्छेद है, बहुत बढ़िया तरीके से देखते चलेंगे, एक एक चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से समझते चलेंगे। जब हमारा राष्ट्रपति खत्म होगा तो फिर आगे यही क्रम अपनाएंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, चीजों को आगे आगे कंप्लीट करेंगे। मुझे लगता है इसमें मुझे 7 से 8 क्लास का टाइम लगेगा, क्योंकि 2 क्लास तो राष्ट्रपति में ही लग सकता है। ठीक है, और इसी बात को राष्ट्रपति से 2 क्वेश्चन बन गए थे, उपराष्ट्रपति से भी 2 क्वेश्चन बन गए थे, तो रेडी रहिए आप लोग। ठीक है, उपराष्ट्रपति से 1 क्वेश्चन बन गया था, राज्यपाल से 2 क्वेश्चन बन गए थे। यहां से 7 से 8 क्लास भले लगेगा, लेकिन यहां से 8 क्लास में 8 क्वेश्चन भी आएगा। ठीक, तो धैर्य के साथ बने रहना है। ठीक है, हम लोग आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम राष्ट्रपति स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम सबको पता है कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका के नाम मात्र का प्रमुख होते हैं। कितनी बार पेपर में क्वेश्चन बन गया है कि कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, जानना। तो कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख क्या है ना, वो आपके होते राष्ट्रपति। लेकिन हम लोग यही बात आए कि कार्यपालिका का आपसे क्वेश्चन पूछे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, वास्तविक प्रमुख, तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होगा वो चुना गया लीडर होगा, वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, ठीक है, ये बेसिक फैक्ट्स हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष की बात करेंगे तो वो राष्ट्रपति होगा, शासनाध्यक्ष की बात करेंगे, ठीक है, तो वो वास्तविक प्रमुख होगा। ठीक है, तो राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, सीधे सीधे अपने टॉपिक्स पे आते हैं, एक एक चीजों को बहुत डिटेल में अच्छे से समझते चलेंगे। तो हमारा अपना टॉपिक पहला स्टार्ट होगा आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 से चीजें स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 52 क्या कहती है, तो भैया आर्टिकल 52 कहती है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, और जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53 की हम लोग बात करें कि भाई आर्टिकल 53 क्या कहती है। तो आर्टिकल 53 कहती है कि जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की शक्ति किसके में निहित होगी, तो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा कैसे, तो खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से इस शक्ति का प्रयोग करेगा। ठीक है, और इस शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। ठीक है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात आती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में 2 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 54 क्या कहती है, तो बेसिकली जो निर्वाचन मंडल है ना, निर्वाचन मंडल के ऊपर आपकी जो चर्चा है, यानी जो आपकी इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर चर्चा है, वो आपकी कहां चर्चा है, वो आपकी अनुच्छेद 54 में। निर्वाचक मंडल का मतलब हो गया आपका इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, अब बात आती है कि निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होगा।
ठीक है, कौन कौन लोग होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, तो शामिल में आप देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान देना, निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अभी क्या क्लियर कि भाई कि एक तो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, यानी चुनाव में जो इलेक्शन हो रहा है, जो निर्वाचक मंडल तैयार हो रहा है, उसमें कोई मनोनीत सदस्य शामिल नहीं है, चाहे वो संसद की बात हो या राज्य विधानमंडल की बात हो, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जब अभी हम प्रक्रिया देखेंगे, अभी महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि जो लोग चुने हैं वही हटाएंगे, बहुत से लोग इसमें शामिल होंगे हटाने में, बहुत से लोग नहीं शामिल होंगे। खैर वो हमारी आगे की प्रक्रिया है, तो हम जब महाभियोग पढ़ेंगे तो वहां पर उसको समझेंगे। अभी क्लियर दिमाग में रखना है कि केवल और केवल क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब बात आती है सर की जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्या केंद्र शासित प्रदेशों की कुछ भूमिका होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो दो केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी, उनकी भूमिका होती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2022 के यूपी पीसीएस में क्वेश्चन भी बन क्या है, दिल्ली और पुदुचेरी 70वें संविधान संशोधन के अनुसार क्या हुआ कि ये शामिल होते हैं किसमें, इलेक्शन में, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल होते हैं। और 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कब, तो 1992 में हुआ था। पेपर में अरेंजमेंट पे आजकल क्वेश्चन आ रहा है, तो दिमाग में रखना कि आ सकता है 1992 में आपका 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और दिल्ली पुदुचेरी को शामिल किया गया कि ठीक है भाई अब इनके भी निर्वाचित सदस्य क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में या निर्वाचक मंडल में ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 55 की बात करेंगे। अनुच्छेद 55 किन बातों पर चर्चा करता है? तो अनुच्छेद 55 ये कहता है कि भाई ठीक है, निर्वाचक मंडल तो तैयार हो गया, लेकिन वोटिंग कैसे होगा? तो वोटिंग क्या होगा, तो एक तो गुप्त मतदान होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष जो तौर पे क्या होता है कि इसमें गुप्त मतदान होता है, ध्यान देना, अप्रत्यक्ष विधि से गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। कैसे? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो आनुपातिक वर्ड का ही सिंपली से मतलब होता है ना कि इसमें सेंटर और स्टेट, बेसिकली जो हमारा संघीय ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए क्या किया गया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को शामिल किया गया, ताकि सेंटर और स्टेट दोनों की इक्वली भूमिका रहे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक, इक्वली भूमिका रहे। अप्रत्यक्ष क्यों चुना हुआ? तो भाई जाहिर जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं, इसके लिए बोला जाता है कि अप्रत्यक्ष विधि से इनका चुनाव किया गया। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना। अब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया डिटेल में यूपीपीसीएस के मेंस में आ जाएगी। ठीक है, लिखने के लिए तो हम मेंस की क्लासेस में समझते चलेंगे। ठीक है, अभी दिमाग रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। बेसिकली क्या होता है ना कि अब सिंपली समझने के लिए कि फॉर एग्जांपल मान लो 4 लोग राष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं, ABCD। ठीक है, समझते चलना है। देखो मान के चलिए कि ये 4 लोग ABCD ये राष्ट्रपति के क्या हो गए, कैंडिडेट हो गए। तो ऐसा क्या होता है ना कि आप फॉर एग्जांपल कोई एक्स मेंबर है तो वो अपनी प्राथमिकता बढ़ता है वोट में कि भाई पहला नंबर तो भाई मैं A को राष्ट्रपति देखना चाहता हूं, दूसरा नंबर में B को राष्ट्रपति देखना चाहता हूं, तीसरा नंबर में C को राष्ट्रपति देखना चाहता हूं, चौथा नंबर में D को राष्ट्रपति देखना चाहता हूं। ठीक है, Y मेंबर इस तरीके से बनेगा कि भाई मैं पहला इनको तीसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। तो यानी क्या होगा, सबकी प्राथमिकता की एक अलग लिस्ट होगी। तो पहली बार जब वोट का काउंटिंग हुआ तो सर्वाधिक जो प्राथमिक वोट है वो जिसको मिला गया है, अगर वो जो मान्य मत है उसको पार कर जाता है तो ठीक है, उनको राष्ट्रपति घोषित कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं पार करते हैं तो जो सबसे कम प्राथमिक मत पाने वाले कैंडिडेट होते हैं उनके वोट को क्या कहता है, बाकी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कितनी बार क्या होता है ना कि आप जिसको वोट देते हो वोट उसके पास ना पहुंच के दूसरे के पास पहुंच जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत का मतलब सिंपली बात है कि इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने समझ लिया। अब देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या ना कि हमने बोला कि भाई कि सेंटर और भाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपना रहे हैं।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपना रहे हैं, तो क्या कोई फॉर्मूला है कि सेंटर और स्टेट का कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो इसके लिए क्या किया गया, बहुत जद्दोजहद करके एक फार्मूला तैयार किया गया कि ठीक है, इस फार्मूला ये डिसाइड करेगा कि किसके वोट की कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि भाई सांसद और विधायक के वोट की वैल्यू तो अलग अलग होगी। तो अब बात है कि लेकिन फॉर्मूला क्या हो, तो विधायकों की वोट की वैल्यू निकालने के लिए जिस फार्मूले को डिसाइड किया गया, तो हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग अगर डालें इस तरीके से, यहाँ पे मैंने डाला भी है विधायकों एवं सांसदों के मतों का मूल्य। यहाँ पे पहली चीज हम लोग समझेंगे विधायकों के मतों का मूल्य, ठीक है, विधायकों के मतों का मूल्य। विधायकों के मतों का मूल्य समझते हैं। अब विधायकों के मतों के मूल्य को निकालने का एक फॉर्मूला यह है कि राज्य की जो जनसंख्या है, ठीक है, राज्य की जो जनसंख्या है उसमें क्या करेंगे, राज्य के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, राज्य विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं उससे भाग दो, ठीक है, उस राज्य के भागे उस राज्य के निर्वाचित सदस्य। ये भाई पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, गुणे 1000, निर्वाचित सदस्य गुणे 1000 नहीं, गुणे 1/1000, ये फॉर्मूला है, ठीक, ये दिमाग रखना। तो ऐसा दे सकता है, ठीक है, ध्यान देना, गुणे 1000 कर देगा, लेकिन गुणे 1/1000। ये क्या है कि विधायकों के मतों का मूल्य काउंट करते हैं, कि विधायकों के मतों का मूल्य काउंट करेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल समझो, अब हर राज्य की जनसंख्या अलग है और हर राज्य में हमको बताया कि विधानसभा की जो सीटें हैं वो अलग है। यूपी में यहीं पे आप कमेंट करके बताओ कुल कितने विधानसभा सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या अलग है हर राज्य की और जब हर राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अलग है, ठीक, तो मींस क्या है, हर स्टेट के अगर हम लोग ओवरऑल विधानसभा की बात करें तो मतों की वैल्यू डिफरेंस होगी, लेकिन किसी एक स्टेट के किसी एक राज्य के, फॉर एग्जांपल मान लो यूपी, तो यूपी के सभी विधायकों की मतों की वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो मतों का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा आपकी गुजरात से। तो इसमें डिफरेंस आएगा, क्यों? क्योंकि जनसंख्या में डिफरेंसेस है और निर्वाचित सदस्यों की संख्या में डिफरेंसेस है। तो स्टेट और स्टेट में दोनों में डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन गुजरात के जितने विधायक रहेंगे उन सभी विधायकों के मतों का वैल्यू इक्वल रहेगा, वो किसी पार्टी से संबंध रखते हो, क्योंकि पार्टी का मतलब ही नहीं है, जनसंख्या और राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से डिवीजन होगा, ठीक। तो यहां पे भी आपको कॉन्सेप्चुअली घुमा सकते हैं कि किसी एक राज्य के सभी विधायकों का या जो मतों की वैल्यू है वो इक्वल होगी, लेकिन डिफरेंसेस कहां पे आएगा, दो स्टेट के राज्य विधानमंडल के मतों की वैल्यू में डिफरेंसेस ओवरऑल में आएगा। अब बात देखिए संसद की फॉर्मूला क्या होगा, एक सांसद के मतों का मूल्य निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, सांसद के मतों का मूल्य निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये बात आप समझेंगे। विधायकों के मतों के मूल्य वाला आप समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझोगे तो आप लोग बताना, मैं इसको सुधार करा दूंगा, हालांकि उम्मीद आप लोग समझ गए। इसका सिंपली फॉर्मूला क्या है कि भाई सभी राज्यों, पेन अलग कर लेता हूं, सभी राज्यों, 28 राज्य हमारे पास, ठीक है, सभी राज्य विधानसभाओं, तो सभी राज्य की जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के, ठीक है, मतों का कुल मूल्य, मतों का कुल मूल्य भागे संसद के निर्वाचित सदस्य, भागे संसद के निर्वाचित सदस्य। आप बताओ संसद में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है, कमेंट करके बताइए, ये बात कमेंट करके बताइए। तो मैंने क्या बताया कि भाई कि फॉर एग्जांपल अब हमने एक चीज तो समझ लिया कि भाई जो राज्य विधानसभा है, चाहे उत्तर प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, बंगाल हुआ, एमपी हुआ, तो सबके वोटों की वैल्यू अलग अलग हुई, तो उनको जोड़ो और जितने पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य हैं,
उनसे भाग दो, संसद के निर्वाचित सदस्यों से भाग दो, तो एक सांसद के वोट की वैल्यू आ जाएगी, एक सांसद के वोट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, विधायकों के और सांसदों के वोट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे समझ गए कि भाई कि वोटों का मतगणना जिस एक विशेष फार्मूले के बेस पे किया जाता है, तो भाई वो कैसे है, उसका निर्धारण कैसे होता है, तो उसका निर्धारण हम लोग समझ गए भाई कैसे करते हैं। ठीक है, उसका निर्धारण समझ गए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति के कार्यकाल, जो हमारा आर्टिकल 56 है। आर्टिकल 56 आपके राष्ट्रपति के कार्यकाल के ऊपर चर्चा करता है। ठीक है, अनुच्छेद 56 के ऊपर चर्चा करता है, क्या है वो, राष्ट्रपति के कार्यकाल के ऊपर चर्चा करता है। अब लोग आर्टिकल 56 को समझते हैं, आर्टिकल 56 को समझेंगे। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के टर्म्स के ऊपर चर्चा करता है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। ठीक है, अब देखो टर्म्स क्या है कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। इनका कार्यकाल कितना डिसाइड किया गया, तो प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 साल डिसाइडेड है। ठीक, हाँ, अब इसके पहले वो त्याग पत्र दे सकते हैं या कोई अप्रिय घटना हो जाए, ठीक, तो भी भाई राष्ट्रपति को उनके पद से वो हट सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा कि 5 वर्ष पूर्व, 5 ईयर, 5 वर्ष के पूर्व किन आधारों पर वो हट सकते हैं, 5 वर्ष के पूर्व, 5 वर्ष के पूर्व। तो 5 वर्ष के पूर्व कैसे कि भाई वो किसी भी समय उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो यहां पे एक कंक्लूजन क्या गया कि अगर उनको अपना त्याग पत्र देना होगा तो वो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देंगे तो भी वो 5 साल पहले चाहे तो हट सकते हैं। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया अगर पालन हो जाए, हालांकि अभी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर पालन नहीं हो पाया है, तो अगर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अगर महाभियोग की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है तो भी 5 वर्ष के पहले उनको हटाया जा सकता है। या इनके निर्वाचन से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इनके चुनाव को जीरो घोषित कर दिया, जीरो घोषित कर दिया, तो जीरो घोषित करने के पहले जो इनके काम रहेंगे वो सब माने रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो भी शून्य हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव को अगर जीरो घोषित कर जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव का जो विवाद होगा वो कहां देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर आर्टिकल 71 में चर्चा है, शून्य घोषित कर दिया गया तो भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के पहले समाप्त हो जाएगा। और एक प्रक्रिया के भी कि इनकी डेथ अगर हो जाती है तो उस केस में भी कार्यकाल 5 वर्ष के पहले समाप्त हो जाएगा। तो कार्यकाल का फिक्स टर्म्स कितना है, 5 साल। हालांकि इनके पुनर्निर्वाचन की मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार पुनर्निर्वाचन हो सकता है, क्योंकि कोई मैक्स एज फिक्स नहीं की गई है। ठीक है, जाना। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका आर्टिकल 56 के ऊपर है कि ठीक है भाई इनका निर्वाचन हो गया, तो आर्टिकल 56 में क्या है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के ऊपर है। और 57, ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 57, वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के ऊपर है। तो ठीक है, पुनर्निर्वाचन हो सकता है, अनेक बार हो सकता है, एक बार नहीं अनेक बार हो सकता है। इसके पीछे का कई रीजन माना जाता है। ठीक है, एक तो भाई कोई बाउंड्री नहीं लगाई गई, जैसे 1951 में यूएसए ने इस बात की बाउंड्री लगाई गई कि एक बार कोई राष्ट्रपति, 2 बार कोई राष्ट्रपति मैक्सिमम बन सकता है। ठीक है, जैसे भी ट्रम्प साहब क्या करेंगे, एक बार बने, फिर बीच में बाइडेन साहब आए, फिर बाइडेन साहब हटे तो अभी फिर से ट्रम्प साहब आए। ठीक है, आप बताओ ये कितनी बार का रिकॉर्ड है कि ब्रेक करके, देखो एक होता है कि लगातार राष्ट्रपति तो कंटिन्यूअसली लोग बनते रहे, लेकिन ब्रेक होकर दोबारा राष्ट्रपति बनने का जो अपॉर्चुनिटी मिला ट्रम्प साहब को, वो बहुत लंबे अरसे बाद मिला है अमेरिका की हिस्ट्री में। ठीक, इसी के लिए देखो इतने एग्रेसिव वो है। एक तो भाई गोली से बचे हैं वो, तो अब वो जान गए कि हमको जिंदगी मिली है ऊपर वाले की मदद से, तो वो बहुत एग्रेसिव डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो अनेक बार, एक तो कोई बाउंड्री डिसाइड, संविधान के द्वारा कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं है, कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं है। दूसरा कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। तो जब एज लिमिट भी नहीं है, ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है एज की, तो इस वजह से भी मिनिमम सीमा तो निर्धारित है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब योग्यता पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पद की, अभी जस्ट अगला आर्टिकल, तो वहां पे एज मिनिमम एज की चर्चा की गई है कि क्या योग्यता है राष्ट्रपति बनने की, लेकिन मैक्सिमम एज की बात नहीं की गई। तो अनेक बार पद हासिल कर सकते हैं। अब बताओ कि उन राष्ट्रपति का नाम बताओ जिनका पुनर्निर्वाचन हुआ है। तो एग्जाम्पल्स बताना है, आपको बताना है कि किनका किनका पुनर्निर्वाचन हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है राष्ट्रपति की योग्यताएं। आर्टिकल 58 है, आर्टिकल 58 है, आर्टिकल 58 देखते हैं।
ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की योग्यता है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, हम लोग देखेंगे इस बात को। तो 58 में चर्चा है, 58 में 4 बातें हैं राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। पहली बात भैया, आप भारत के नागरिक हो, पहला शर्त क्या है, भारत के नागरिक हो। दूसरी शर्त क्या है, एज आपकी कम से कम 35 साल हो, एज कम से कम आपकी 35 साल हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी ये वाला पहला वाला तो फॉलो करते होंगे, लेकिन दूसरा फॉलो नहीं करते होंगे। तीसरी बात क्या है, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। ठीक है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की जो योग्यता भाई 25 साल मिनिमम एज चाहिए, तो वो तो यहाँ पे 35 साल से पूरा ही कर दिया गया है कि मिनिमम एज ही 35 साल चाहिए। तो जब मिनिमम 35 साल चाहिए तो यहाँ पे लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता कितनी है, 25 साल, यही ना है। हम लोग लोकसभा के सदस्य जब पढ़ेंगे लोकसभा तो वहां पे समझेंगे भी। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कई सारी बातें बोली गई हैं, सॉरी, ठीक है, वो भी अप्लाई होगा राष्ट्रपति की योग्यता में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, 1951 की बातें। इसके अलावा वह किसी भी लाभ के पद पे ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब यहां पे 2 बातें आपको जो डाउट में आएगा वो है भारत का नागरिक हो, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और समझेंगे हम लोग वह किसी लाभ के पद पर ना हो। इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपके डाउट्स यहां पे आ सकते हैं, तो हम लोग थोड़े से यहां पे भी डाउट्स को अच्छे से समझते हैं। भारत का नागरिक हो तो क्या जन्म से बात बोली गई है, बाय बर्थ हो या फिर कोई भाई ले ले, ठीक है, आगे चल के कोई पाया हो नागरिकता, ठीक है, या उसकी बात कर रहा है। तो देखो यहां पे ये थोड़ी कर रहा है कि जन्म से भारत का नागरिक हो। कंडीशन क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर बाय बर्थ की बात ही नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये इस लफड़े में आप लोग नहीं पढ़ोगे। अब बात आती है चौथे नंबर पॉइंट्स में, किसी भी लाभ के पद पे ना हो। देखो कॉन्स्टिट्यूशन लाभ के पद को डिफाइन नहीं किया है, दंडनाम, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि संविधान के द्वारा कुछ पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, ये लाभ के पद में शामिल नहीं होते हैं, ये लाभ के पद में शामिल नहीं होते, कंफर्म बात है। तो कुछ लोग को लगता है कि भाई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, भाई यहां पे तो क्लैरिटी है, और इनको जो पेमेंट दिया जाता है, जो उनकी तनख्वाह दी जाती है, वो संचित निधि दी जाती है। तो एक अगला क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सर संचित निधि पे भारित है जिसका वेतन, क्या वो लाभ के पद में शामिल नहीं है, ऐसा एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं कुछ भी, मैंने क्या बोला कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को संविधान में एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है, संविधान में इसके ऊपर चर्चा नहीं की गई है, संविधान में चर्चा नहीं है इस बात का। अब बात है जो चीजें चर्चा नहीं है तो उस पे क्या होगा, उसका एक्सप्लेन करने का काम किसका है, न्यायपालिका का है। तो न्यायपालिका समय के साथ अगर कोई विवाद उठता है कि क्या ये लाभ का पद है या नहीं, तो न्यायपालिका इस बारे में निर्णय देती है समय के साथ कि ये लाभ का पद है या नहीं है। तो भारत के नागरिक वाला टॉपिक और चौथा नंबर टॉपिक लाभ के पद वाला, ये दोनों डाउट्स भी आपके क्लियर हो गए। अब बात आती है आर्टिकल 59, अनुच्छेद 59 को समझेंगे। आर्टिकल 59 क्या बात बोल रहा है? आर्टिकल 59 जो शर्तें हैं, पद की शर्तों के ऊपर चर्चा करता है, ठीक है, पद की शर्तों के ऊपर चर्चा करता है। पद की शर्तें क्या, ठीक है, पद की शर्तें क्या है? तो पद की शर्तें ये है कि भाई राष्ट्रपति को संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। पहली बात, संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो वो नहीं बन सकता है, बन सकता है, लेकिन भैया उनको देना पड़ेगा क्या, त्याग पत्र। अब बात आती है कि 50 अनुमोदक, भाई आप अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपके तो पहली बात आपके नाम पे 50 लोग सहमति बनाए, फिर 50 उस लोग क्या हो, आपके नाम के प्रस्तावक भी हो। तो अनुमोदन करने वाले 50 अलग होने चाहिए और प्रस्तावक 50 अलग होना चाहिए। मैंने क्लियर लिखा है, अनुमोदक और प्रस्तावक अलग अलग होने चाहिए। तो मतलब अगर एज अ निशान सर मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता हूं तो भाई चलो पहली शर्त तो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो मैं नहीं हूं,
पहला शर्त तो मैं फॉलो कर रहा हूं, लेकिन 50 लोग अनुमोदन करें मेरा और 50 प्रस्तावक हो तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो 50 अनुमोदन और 50 प्रस्तावक होना जरूरी है। ठीक है, तो भाई इसका फायदा क्या है कि अब अनावश्यक भीड़ नहीं बढ़ेगी, जो सीरियस कैंडिडेट है वही यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। वरना आप देखो ग्राम प्रधानी का चुनाव, ठीक है, चुनाव आयोग को तय करना पड़ता है किसको क्या दे, मतलब चुनाव चिन्ह क्या दे। एक बड़ी सी लिस्ट तैयार हो जाती है 50 लोग की, 20 लोग की, 25 लोग की। ठीक है, तो होता है क्योंकि वहां पे भाई एक जमानत राशि, छोटी सी जमानत राशि होती है, वो जमा करना होता है तो हो गया। तो कोई भी वो 1500 या 2000 रुपए होती है, वो जमानत राशि जमा करके चुनाव लड़ सकता है। कैंडिडेट तो कोई बन सकता है, लेकिन अब ग्राम प्रधानी के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, तो है क्या अगली बात, ये भाई 15,000 रुपए की आपको जमानत राशि रखनी होगी। आप बोलोगे सर कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लग रहा है भाई, वो तो 15,000 रुपए जमानत राशि मैं भी रख दूंगा। ठीक है, और ये आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खजाने में जमा हो जाती है। और अगर टोटल वैध वोट का 1/6 वोट में नहीं पाया, या जो भी राष्ट्रपति लड़ रहा है वो नहीं पाया चुनाव, तो भैया आपका ये जमानत राशि नहीं दिया जाएगा। आप बोलेंगे सर 15,000 रुपया डूब जाए, क्या फायदा है? कोई घाटा नहीं है। देखो बात पैसे की नहीं है, बात सम्मान से। आप बोलते ना कि बात सर इनाम की नहीं, कि इनाम में क्या मिला। ठीक है, आपके रिजल्ट के बाद मैं आपको क्या दूंगा मैटर नहीं है, लेकिन बात है कि मिला इनाम। ठीक है, बात है इनाम का मिलना। इसी तरीके से भाई बात बेइज्जती की भी है कि भाई हम 1/6 वोट भी नहीं ला पाए, तो ये क्या है, ये 15,000 रुपये जमानत हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक, तो 50 अनुमोदन और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। तो दिक्कत कहां पे है, दिक्कत ये बी वाले पे है, 50 अनुमोदन और प्रस्तावक पे। इसी की वजह से आप बाहर हो जाएंगे। अब आती है बात आर्टिकल 60 की। आर्टिकल 60 में भाई आप मान लो कि अनुमोदन और प्रस्तावक हो गए, आप राष्ट्रपति का चुनाव, ऊपर की जो प्रक्रिया है कहां पे, तो प्रक्रिया आपकी लिखी गई है आर्टिकल 54 और 55 में। इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। यानी राष्ट्रपति पद पे XYZ किसी पर्सनालिटी की चयन होती है। ठीक है, आप समझो। बात आती है कि राष्ट्रपति के पद पे जब चयन हो जाएगा तो शपथ ग्रहण कैसे होगा, शपथ ग्रहण कैसे होगा, तो शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा। ठीक है, शपथ ग्रहण कौन कराएगा, तो वो शपथ ग्रहण करवाने का काम होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। ओके, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उनको क्या किया जाएगा, शपथ ग्रहण कराया जाएगा, शपथ ग्रहण कराया जाएगा। ठीक, अब भाई मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो उनसे नीचे जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनके द्वारा, हम होता कि कुल 34 न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर वो वरिष्ठतम के आधार पे तय कर जाएगा कि भाई कि वो कौन है जो शपथ ग्रहण करवाएंगे राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात समझ लें कि उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण नहीं कराया जाता है। त्यागपत्र वो भले उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, लेकिन शपथ ग्रहण कौन कराएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ओके, ये बात होगी। अब बात आती है कि सर कि कहां पे इस बात की चर्चा है, किस अनुच्छेद में चर्चा है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के ऊपर, तो ध्यान देना। अब मुझे आप ये बताओ, तो आर्टिकल 60 हो गया, लेकिन समझा कि आपका एक अनुसूची हम लोग पढ़ेंगे, अनुसूची 3। चलो बताओ, होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो। अनुसूची 3 का संबंध किससे, आपको कमेंट करना है। अनुसूची 3 का संबंध किससे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अनुसूची 3 का संबंध किससे, अब तक ये तीसरा होमवर्क है हमारा, ठीक है। तो अनुसूची 3 का संबंध किससे, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। अब भाई आप राष्ट्रपति बन गए, अब बात आती है कि भाई कि आपको हटाने की प्रक्रिया में क्या होता है भाई कि 5 वर्ष तो आपका टर्म है, लेकिन 5 वर्ष के पूर्व आपको महाभियोग के द्वारा भेटा जा सकता है। तो आर्टिकल 61 में एक तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन बन जाएगा कि किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया के ऊपर चर्चा है, तो वो है आर्टिकल 61 में। और महाभियोग की प्रक्रिया के का स्रोत क्या है, संविधान के स्रोत के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो स्रोत है अमेरिका का संविधान, हमने वहीं से फॉलो किया है। भारत के संविधान में 2 जगहों पे महाभियोग शब्द का प्रयोग है, आर्टिकल 56 में भी है और 61 में भी आया है। 2 जगहों पे महाभियोग शब्द का प्रयोग हुआ है। और भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का जो बेस होगा, जो आधार होगा, वो आधार क्या होगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण। वो एक ही आधार होगा, वो होगा संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण। ठीक है। अब मान लो भाई कोई पार्टी कहती है कि भाई कि राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं कि संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो प्रक्रिया क्या है भाई? ये ऐसा थोड़ी है कि मुंह से कोई बोल देगा कि ये संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं और महाभियोग लग जाएगा। एक प्रोसेस है, हमारे ऊपर क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन उस प्रक्रिया पे, उस प्रोसेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम समझेंगे कि भाई प्रक्रिया क्या है। ठीक है, पहले प्रक्रिया को समझते हैं कि भाई प्रक्रिया कैसे है। तो देखो प्रक्रिया के ऊपर चर्चा यहां पे है। ठीक, अब यहां पे एक छोटी सी बात मैं आपको और समझाने वाला हूं जिसको आप लोग समझना कि देखो अगर हम लोग यहीं से तुलना करें अमेरिका के राष्ट्रपति से, तो भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया का आधार क्या होता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन यूएसए में यह आधार क्या होता है? भ्रष्टाचार। यूएसए में आधार क्या होगा? तो यूएसए में आधार होता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के अलावा क्या होता है भाई? ठीक है, राजद्रोह का, राजद्रोह, भ्रष्टाचार, राजद्रोह, इसके बाद से जघन्य गंभीर अपराध। कोई जघन्य गंभीर अपराध की बात हो तो ये बेस है बेसिकली किसमें? तो ये बेस है महाभियोग की प्रक्रिया के यूएसए पे। तो कल को अंतर क्या अंतर है? हमने लिया भाई कि कहां से है? तो लिया तो हमने महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ही है, लेकिन आधार में क्या है? डिफरेंस है। ठीक, हमारे यहां वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके भ्रष्टाचार, राजद्रोह एवं जघन्य गंभीर अपराध है। अच्छा, ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव है महाभियोग का, वो कहां आएगा? तो लोकसभा या राज्यसभा, भाई संसद में किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में जो प्रस्ताव है महाभियोग का वो लाया जा सकता है। क्लियर बात? पहला यहां पे मैंने क्या लिखा? लोकसभा या राज्यसभा। तो महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया सकता है। तो मैंने कहा कि भाई किसी भी सदन में लाओ, लेकिन जिस भी सदन में लाया जाएगा, मान लो राज्यसभा में लाया गया या मान लो लोकसभा में लाया गया, तो आप यहां पे अभी मैंने लोकसभा के टोटल मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन दिया था, अब यही बताओ राज्यसभा के टोटल मेंबर्स कितने होंगे? ये बेसिक फैक्ट्स है, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो जो उनकी सदस्य संख्या है, पहली बात प्रस्ताव पे 1/4 सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भाई दो लोग उठ के बोल दे कि राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं और महाभियोग चल दे प्रस्ताव से। तो पहली बात कि भाई प्रस्ताव आप पास कर रहे हो तो 1/4 मेंबर्स का समर्थन होना चाहिए। जितने लोग हैं उसके 1/4 का उस प्रस्ताव पे समर्थन हो। और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व का यह प्रस्ताव किसी भी जगह पे पेश करने के पहले 14 दिन पूर्व का नोटिस देना होगा। भाई आप नोटिस दोगे तो आप बेस बताओगे कि आपने यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया। अब 14 दिन पूर्व आपको क्या करना है? आपको नोटिस देना है। और आप मान लो कि 14 दिन पूर्व नोटिस दे दिए, 1/4 मेंबर्स का समर्थन हो गया। अब मान लो राज्यसभा में लेके आ रहा हो, तो अगर राज्यसभा में 14 दिन पूर्व का नोटिस दे दिए, 1/4 मेंबर ने समर्थन कर दिया, तो वहां पे क्या होगा? वोटिंग स्टार्ट होगा। लेकिन अगर वो प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित हो गया, 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, तो वो 3rd सदस्यों के द्वारा अगर राज्यसभा के अगर यह पारित हो गया, तो फिर ये कहां जाएगा? जो दूसरा सदन है, जो द्वितीय सदन है, ये यहां पे जाएगा। द्वितीय सदन में क्या होगा कि भाई जो नोटिस है, जिसके बेस पे आप क्या लगा रहे हो? जिसके बेस पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन का आरोप लगा रहे हो, उस आरोप की पहले द्वितीय सदन जांच कराएगी। ठीक है, जांच कराएगी। अच्छा, राष्ट्रपति यहां पे अपना मत रखने के लिए स्वतः भी आ सकता है, किसी को भेज भी सकता है। यानी राष्ट्रपति अपने मत रख सकते हैं उस आरोप के बारे में। तो आरोप की जांच होगी। भाई हम कोई किसी के ऊपर कोई आरोप लग जाए तो सीधी बात है कि भाई उसका भी मत लेना चाहिए। यहां से पता चला कि भाई आरोप लगाना अलग की बात है, तय होना अलग की बात है। और अगर द्वितीय सदन मान लो राज्यसभा में पारित है, यहां भी विशेष बहुमत से पारित हो गया, तो फिर महाभियोग लागू हो जाएगा। सौभाग्य की बात है कि आज तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायलेशन का आरोप
किसी भी राष्ट्रपति पे तय नहीं हुआ है। महाभियोग प्रक्रिया के तहत किसी भी राष्ट्रपति को आज तक नहीं हटाया गया है। अब होमवर्क नंबर 1, यहां भी एक होमवर्क लो आप लोग कि पहली बार महाभियोग की प्रक्रिया किस भारतीय राष्ट्रपति पे लाई गई। होमवर्क है, होमवर्क है, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति के ऊपर तो लाई गई। मैं जानना चाहता हूं कि भाई की पहली बात आज तक किसी पे लागू होना तो अलग की बात है, किसी पे लाई भी गई या नहीं, और लाई गई तो किसके पे पहली बार महाभियोग की प्रक्रिया या महाभियोग लाया गया, प्रस्ताव लाया गया, ये आपको कमेंट करके बताना होगा, ये कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हमने यहां पे जब पढ़ा था आर्टिकल 54, ध्यान देना 54, ठीक है, तुमने पढ़ा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन बन क्या सकता है कि भाई महाभियोग की प्रक्रिया में हमने ऊपर पढ़ा तो कहीं राज्य विधानसभा का नाम है, तो आंसर है नहीं। तो बात यह बन के आ सकती है कि कौन महाभियोग में शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन तो ये भी बन के आ सकता है, तो ध्यान देना। तो महाभियोग में जो शामिल नहीं होते हैं तो राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य जो कि निर्वाचन में शामिल होते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो डी एंड पी कर देते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्लस सीएम मुख्यमंत्री जो निम्न सदन का सदस्य हो, निम्न सदन का सदस्य, ये लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब कौन शामिल होता है, कौन शामिल होता है कि मतलब क्या है भाई, ऐसे भी कुछ भाई हमने पार्टिसिपेट कौन किया, केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के भी केवल निर्वाचित सदस्य ही क्या हुए कि निर्वाचन में पार्टिसिपेट किए। लेकिन बात जब महाभियोग की आएगी तो मनोनीत सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो संसद के सदस्य की बात कर रहा है, तो संसद के ठीक है निर्वाचित, तो निर्वाचन में भी थे और मनोनीत भी पार्टिसिपेट करते हैं, मनोनीत सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपके यहां से क्वेश्चन बन के आने की पूर्ण संभावना है, यहां से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे क्लास को अपनी ब्रेक करेंगे, लगभग हमारा 50 मिनट का क्लास भी हो गया। आप लोग एक बात जरूर बताना कि क्लास आपको समझ में आई, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। ठीक है, कोशिश रहेगी 25 क्लास में आपकी इंडियन पॉलिटी समाप्त कर देंगे। एक वीक में 4 क्लास टारगेट करूंगा, 4 क्लास बनाने का, क्योंकि और भी सेगमेंट पे मुझे आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए काम करना है। तो 4 क्लास चलती रहेगी, जैसे जैसे आपके एग्जाम आने तक कुछ भी बचेगा नहीं। जीएस में इतना करा दूंगा कि केवल उतना, उसके अलावा केवल पूर्वावलोकन सॉल्व करके जाओ, आपके जीएस में अच्छे स्कोर होंगे, इस बात का विश्वास रखो आप लोग। ठीक है, बाकी यूपीपीसीएस और यूपीआरओ दोनों के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, तो आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े, देते रहें, कमियों को जांचते रहें और कमियों पे काम करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।